चलो, तो आज की क्लास में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है, लिखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो लिखेंगे निवास स्थिति के आधार पर कुल आय की गणना। निवास स्थिति के आधार पर कुल आय की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो एक चीज ध्यान रखना, इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंदर हम कभी भी कुछ भी लिखेंगे ना, तो हमेशा अपन है ना कैलकुलेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, कंप्यूटेशन वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है मेरी बात? जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा है, कैलकुलेशन लिखा है कि कंप्यूटेशन लिखा है? कंप्यूटेशन। इसके पीछे कारण क्या है? एक मिनट ना मिताली, शायद स्क्रीन शेयर नहीं हुई होगी। हाँ सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी। अब दिख रही है? अब ठीक है? हाँ, तो इनकम टैक्स पढ़ते समय कभी भी आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आप लोगों को कंप्यूटेशन वर्ड यूज करना है, कैलकुलेशन वर्ड यूज नहीं करना है। इसके पीछे कारण क्या है? देखो, ये क्या है? कैलकुलेटर। और ये क्या है जिससे मैं पढ़ा रहा हूं? ये क्या है? कंप्यूटर। कैलकुलेटर को कैलकुलेटर क्यों बोलते हैं और कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? कैलकुलेटर सिर्फ एरिथमेटिकल ऑपरेशन करता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये लॉजिक नहीं लगाता। और कंप्यूटर एरिथमेटिकल काम भी करता है, प्लस माइनस का भी काम करता है, प्लस साथ में क्या लगाता है? लॉजिक्स भी लगाता है। तो इसलिए कैलकुलेटर को कैलकुलेटर बोला जाता है और कंप्यूटर को कंप्यूटर बोला जाता है। तो इसलिए हम जब कोई भी चीज की कैलकुलेशन करते हैं तो प्लस माइनस तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा उसके पीछे बहुत सारे रूल्स भी लगा रहे हैं इनकम टैक्स के। तो इसलिए यहां पर कैलकुलेशन बोलना सही नहीं रहेगा। क्या बोलना सही रहेगा? कंप्यूटेशन। ठीक है, चलो, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। निवास स्थिति के आधार पर कुल आय की गणना। क्या होता है समझना। मान लो कोई एक इंडिविजुअल है, कोई एक इंडिविजुअल है, एकदम ध्यान से सुनना, कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ये इंडिया में रहता है। कहां रहता है? इंडिया में। अब ये इंडिया में रह के इनकम कमा रहा है, तो इसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि इंडिया में रह के कमा रहा है। अब एक ऐसा आदमी है जो इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा आदमी है जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अमेरिका में रहता है और वहीं रह के इनकम कमा रहा है। तो इस आदमी की जो इनकम है, इस आदमी की इनकम पर टैक्स इंडिया वाले ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसका इंडिया से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते इंडिया में हैं लेकिन काम कहां कर रहे हैं? अमेरिका में। तो यहां से उनको इनकम हो रही है इंडिया का बंदा लेकिन कमा कहां से रहा है? अमेरिका से। या फिर है अमेरिका का बंदा, कमा कहां से रहा है? इंडिया में। तो ऐसे लोगों की इनकम पर इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स लेगी कि नहीं लेगी? तो इसकी इनकम पर कौन टैक्स लेगा और इसकी इनकम पर कौन टैक्स लेगा? एक प्रश्न उठता है, क्वेश्चन टैग आ रहा है। मतलब इसका तो क्लियर समझ में आ रहा है, इसका तो क्लियर समझ में आ रहा है, लेकिन ये भाई लोगों का समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा, कौन लेगा टैक्स? तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर ये बंदे लोग, अगर कोई इनकम इंडिया से जनरेट हो रही है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई इनकम इंडिया में जनरेट हो रही है
या फिर इंडिया में रिसीव हो रही है। तो दो वर्ड मैंने यूज किए, है ना। जनरेट वर्ड को लिखना यहां पर मैं जानबूझ करके जनरेट वर्ड लिखा हूं, इसका एक्चुअल वर्ड होता है एक्रूड। एक्रूड मतलब कमाया कहां पे, ऐसी कोई इनकम जो इंडिया में एक्रू हो रही है या फिर इंडिया में क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। तो ऐसी इनकम को हम इंडियन इनकम बोलते हैं। ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, इंडियन इनकम। और ऐसी कोई इनकम जो जिसका सोर्स इंडिया नहीं है, बाहर से है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन इनकम। ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन इनकम, जिसका सोर्स इंडिया नहीं है, बाहर से आ रही है इनकम, बाहर में ही एक्रू हुई है। तो देखो, कोई भी इंडिविजुअल जो होता है ना, कोई भी इंडिविजुअल, वो या तो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो सकता है, ओआर हो सकता है। क्या होता है ओआर, जब मैं आपको बैकअप दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। या तो फिर क्या हो सकता है, एनओआर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है। ओआर का मतलब होता है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, साधारण निवासी। एनओआर का मतलब होता है नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, असाधारण निवासी। और नॉन रेसिडेंट मतलब अनिवासी, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल जो होती है ना, इसकी रेसिडेंशियल स्टेटस या तो क्या हो सकती है, ओआर, या फिर क्या हो सकती है, एनओआर, या फिर क्या हो सकती है, एनआर। और इनकम अभी मैंने दो टाइप की बताई, कौन कौन सी इनकम बताया मैंने, इंडियन इनकम और दूसरा फॉरेन इनकम। तो इंडियन इनकम पर ओआर वाला जो है ना, वो तो टैक्स देगा ही देगा इंडियन इनकम पर, और फॉरेन इनकम पर भी ओआर वाला टैक्स देगा। मतलब मैं बोल सकता हूं, चाहे वो इंडियन इनकम हो चाहे वो फॉरेन इनकम हो, ओआर जो होता है ना, ओआर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ये हर केस में टैक्स देता है। मतलब उसकी इनकम हर केस में टैक्सेबल होगी। जो नॉन रेसिडेंट लोग होते हैं, नॉन रेसिडेंट, वो केवल और केवल किस पर टैक्स देंगे, इंडियन इनकम पर टैक्स देंगे, फॉरेन इनकम पर टैक्स नहीं देंगे। जो एनओआर होते हैं, एनओआर वो इंडियन इनकम पर तो टैक्स देंगे ही। मतलब कुल मिला के अगर बोला जाए कि ओआर हो चाहे एनओआर हो चाहे एनआर हो, इंडियन इनकम पर तो सबको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इसका कनेक्शन किससे है, इंडिया से। लेकिन जब बात फॉरेन इनकम पर आती है ना, तो ओआर से इंडियन इनकम पर टैक्स लिया जाता है। मतलब उसकी सॉरी, फॉरेन इनकम उसके लिए इंडिया में टैक्सेबल होती है, ओआर के लिए। लेकिन एनआर के लिए होती है क्या टैक्सेबल, नहीं। मतलब अगर कोई एनआर बंदा है और उसकी फॉरेन इनकम अगर हो रही है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, मतलब गवर्नमेंट उसे टैक्स नहीं लेगी, ठीक है। एनओआर लोग जो होते हैं ना, एनओआर, वो कुछ इंडियन इनकम पर टैक्स देते हैं, कुछ इंडियन इनकम पर टैक्स, सॉरी मैं इंडियन बोल रहा हूं, फॉरेन इनकम पर टैक्स देते हैं, कुछ फॉरेन इनकम पर टैक्स नहीं देते। बस इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप लोग, ये जो मैंने अभी बताया। इनकम को मैंने दो कैटेगरी में बांटा, पहला क्या मैंने बोला, इंडियन इनकम, दूसरी फॉरेन इनकम। और रेसिडेंशियल स्टेटस, ये जो ओआर एनओआर एनआर लिखा है वो क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस। इसके पहले जो अपन ने पार्ट ए में टॉपिक पढ़ा था, उसमें हम ये निकालना सीख रहे थे कि वो ओआर है, एनओआर है कि एनआर है, वो सीख गए अब हम। अब अपन देख रहे कि कौन से केस में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन से केस में कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ओआर होगा ना, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ओआर होगा ना, तो इसकी इंडियन इनकम पर भी टैक्स देगा वो, और फॉरेन इनकम पर भी टैक्स देगा। एनआर होगा तो केवल और केवल इंडियन इनकम पर टैक्स देगा, फॉरेन इनकम पर टैक्स नहीं देगा। लेकिन एनओआर जो होता है ना, वो इंडियन पर तो देगा ही देगा, लेकिन फॉरेन पर, कुछ फॉरेन इनकम पर टैक्स देगा, कुछ फॉरेन इनकम पर टैक्स नहीं देगा। क्लियर है। बस इतना अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो आगे की सारी चीजें समझ में आ जाएगी आप लोगों को। आगे बढ़े। अभी लिखना मत आप लोग, अगर आप देखोगे तो इसका नोट्स मैंने आप लोगों को पहले भी भेज चुका हुआ है ऑलरेडी। और ये भी क्लास के बाद ये भी शेयर कर दूंगा।
तो आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ऐसे 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको अमाउंट के, है ना। एक छोटी सी चीज और लिख लो यहां पर, मैं आगे वर्ड, अगर मैं आगे टिक लगा रहा हूं ऐसा, तो उसका मतलब होगा टैक्सेबल, और अगर मैं ऐसा कर रहा हूं मतलब क्या लिखूंगा मैं, ठीक है। देखो आज की क्लास भी मैं YouTube में अपलोड करूंगा। बहुत सारे बच्चे लोगों का डाउट है कि सर अभी सिलेबस आया नहीं है, नया सिलेबस आया नहीं है, तो कैसे करें, आप जो बता रहे हो नए सिलेबस के हिसाब से कि पुराने सिलेबस के हिसाब से। देखो सबसे पहली बात, 2 चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। आप लोग जो हो ना आखिरी साल वाले बच्चे हो, मतलब फाइनल ईयर वाले नहीं, आखिरी साल ऐसा है आप लोगों का कि ईयरली वाले स्टूडेंट हो। आपके बाद अब जिंदगी में कोई ईयरली स्टूडेंट नहीं रहेगा, आगे जो रहेगा वो कौन रहेगा, सेमेस्टर वाले ही रहेंगे। ये पहली चीज। दूसरी चीज कि जो अब सेमेस्टर वाले आ रहे हैं बच्चे, वो उनका सिलेबस तो न्यू सिलेबस तो कहलाएगा ही, क्योंकि लोग एनईपी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, और आप लोग भी न्यू सिलेबस वाले ही स्टूडेंट थे। मतलब आपके पहले जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है पिछले साल तक, वो सब ओल्ड कोर्स वाले थे, और आप लोग जो भले इकलौते बैठे हो, फर्स्ट ईयर में सिलेबस चेंज हुआ था, सेकेंड ईयर में आए तो कुछ नए चैप्टर सिलेबस वगैरह चेंज हुआ था, फाइनल ईयर में भी आओगे तो नो डाउट सिलेबस चेंज होगा, है ना। अब इनकम टैक्स की अगर मैं प्रॉपर बात करूं, तो इनकम टैक्स में सिलेबस चेंज अगर होगा भी ना, तो या तो कोई टॉपिक को निकालेगा या फिर कोई नया टॉपिक डालेगा। नया टॉपिक डालने का मेरे को जो चांस लग रहा है ना, बहुत कम लग रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है, मैं बाकी क्लास में भी पढ़ाता हूँ, सी वालों को भी पढ़ाता हूँ, एमकॉम वालों को भी पढ़ाता हूँ, आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इनकम टैक्स में और कोई टॉपिक छूटता नहीं है नया डालने के लिए। तो बस वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा मालूम है, यूनिट की शफलिंग कर देगा, जैसे पिछले साल स्टैटिस्टिक्स में किया था। क्या किया था स्टैटिस्टिक्स, कुछ नया चीज नहीं डाला था, वो बस क्या किया था, यूनिट नंबर 1 की चीजों को उठा के कहां डाल दिया था, यूनिट 2 में। तो इनकम टैक्स में भी मेरे हिसाब से, भाई इतने साल से पढ़ा रहा हूं, तो गुंजाइश नया टॉपिक डालने की बहुत कम है। डाल भी देगा तो आखिरी के यूनिट में ही डालेगा, यूनिट नंबर 1, 2, 3 में तो छेड़खानी नहीं कर सकता ज्यादा वो। बस हाँ, चीजों को उठा के 1 यूनिट या 2 यूनिट में डाल सकता है। मतलब मैं आप लोगों को अभी जो भी टॉपिक करा रहा हूं, सिलेबस का पार्ट रहेगा, कंफर्म है। बस इतनी सी बात यह है कि हाँ, यूनिट इसका चेंज कर सकता है। मैं अभी पिछले साल तक ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, रेसिडेंशियल स्टेटस, ये यूनिट नंबर 1 का पार्ट हुआ करता था। अब आएगा अभी सिलेबस, थोड़े दिन में आ जाएगा, तो वो यूनिट नंबर 1 में रहेगा कि 2 में रहेगा, वो देखा जाए। तो क्या मैं इसको पढ़ा दूंगा और इसका यूनिट चेंज हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ना है? नहीं पढ़ना है ना भाई, टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, चाहे यूनिट 1 में रहे चाहे 2 में रहे। तो इसलिए आप लोग उसका टेंशन मत लो, सिलेबस जैसी आएगा मैं यूनिट वाइज भी आप लोगों को चीजें बता दूंगा, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, यहां लिखोगे OR, यहां लिखोगे NOR, यहां लिखोगे NR। पर्टिकुलर्स सबसे पहले नंबर पर लिखोगे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अगर इनकम कहां रिसीव हो रही है, इंडिया में रिसीव हो रही है, तो ये OR के केस में भी टैक्सेबल होगा, NOR के केस में भी टैक्सेबल होगा, और NR के केस में भी टैक्सेबल होगा। मालूम है क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन एक आदमी रहेगा जिसके बारे में आपको बताएगा, 10 पॉइंट दे देगा क्वेश्चन में, ये आदमी ने यहां से पैसा कमाया। एक ही आदमी रहेगा ना, 3 कॉलम बना रहे ना, मतलब एक ही आदमी को अलग अलग हम कैटेगरी में डाल के देख रहे। अगर वो इंसान, जैसे मान लो मिस्टर एक्स की बात करें, तो मिस्टर एक्स अगर OR होगा तो बताओ उसकी टोटल इनकम,
अगर वही मिस्टर एक्स अगर NOR होगा तो उसकी इनकम कितनी होगी, वही मिस्टर एक्स अगर NR होगा तो उसकी इनकम कितनी होगी। तो 3 बार सॉल्व करोगे क्या अलग अलग, नहीं, तो आप क्या करोगे, कॉलम एक ही खींच दोगे, अमाउंट के 3 कॉलम बनाओगे, तो 3 अलग अलग आंसर आएगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी यहां पे दिन गिनने की बात नहीं करेगा। मैं आपको चलो एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन पहले पढ़ा देता हूं, तब मजा आएगा बनाने में। एक क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, रुको। चलो ये क्वेश्चन देखो, पहला वाला क्या लिखा है, पढ़ो। द फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ श्री राम प्रसाद फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। इस टॉपिक में ईयर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पहला देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान। अभी एक ही आदमी की बात हो रही है ना, किसकी, श्री राम प्रसाद की। उसने 22-23 में ए से लेकर एच तक के पॉइंट में इनकम कमाई है। ठीक है, पहला क्या लिखा है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान। ईरान में बिजनेस चल रहा था, लेकिन रिसीव कहां हो रही है वो इनकम, इंडिया में। तो ऐसे करके आपको पूरे पॉइंट दिए हुए हैं, 8 पॉइंट 9 पॉइंट। उसके बाद आगे क्या लिखा है, कंप्यूट श्री राम प्रसाद ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट 23-24 इफ ही इज OR, इफ ही इज NOR, इफ ही इज NR। मतलब एक ही आदमी की हमको इनकम कैलकुलेट करनी है 3 अलग अलग कंडीशन मान के। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 बार अलग अलग फॉर्मेट मत बनाना, अमाउंट के 3 कॉलम खींच देना। क्लियर है। जैसे पहले ही एग्जांपल अगर बताओ, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया, तो आप क्या करोगे मालूम है, अभी जो अपन पढ़ रहे थे, आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे सेम टू सेम, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया। अब देखो मैंने ऊपर रूल क्या लिखाया, कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव हो रही तो क्या करेंगे, तीनों में लेंगे। तो 5,000 यहां लिखना, 5,000 यहां लिखना और 5,000 यहां लिखना, बस बात खत्म। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट लिखो, इनकम एक्रूड इन इंडिया, ये भी तीनों में आएगा, पहले में, OR में, NOR में और NR तीनों में आएगा ये। अब इनकम एक्रूड इन इंडिया के आगे आप लोग लिख लेना लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 1। ठीक है, मेरी आवाज नहीं आ रही है, हेलो मिताली, आ रही आवाज मेरी? एक मिनट ना, मैं चेक कर लेता हूं। हेलो, हेलो मिताली, आवाज आ रही है? वैष्णव एक बार है ना, मेरा मोबाइल को लेके जाओ बाहर में, सुनना तो आवाज आ रही है कि नहीं मेरी क्लियर। यहां करूंगा तो इको बनेगा। हेलो, इसमें कोई डिस्टरबेंस तो नहीं, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। इको बन रहा है वो बात अलग है, वो मेरा ही मोबाइल है इसलिए। एक मिनट, अब वो बेचारी सुन नहीं पा रही तो मैं क्या करूं। हाँ, ये लिंक है ना, 2021 से चला रहा हूं मैं, डाल दिया हूं, याद नहीं है आप लोगों को। अब आ रही आवाज मिताली? ठीक, वो नेट की कुछ प्रॉब्लम रही होगी आपके साइड से। चलो आगे बढ़े। इनकम एक्रूड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ये दोनों के केस में इनकम तीनों की टैक्सेबल होगी। OR होगा तो भी, NOR होगा तो भी, NR होगा तो भी। ठीक है, इसके पहले जो टॉपिक किए ना भाई अनुमेश,
ये जो है ना, ये निकालना सीखे थे, तो अभी इस टॉपिक में इसका कोई लेना देना नहीं, बस आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अभी के पूरे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। थर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया, ऐसा कोई बिजनेस जो इंडिया के बाहर चल रहा है। इंडिया में चल रहा है बिजनेस, उसकी बात ही नहीं हो रही है। इंडिया के बाहर जो बिजनेस चल रहा है उसकी बात हो रही है। तो यहां पर आप देखोगे उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया। कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में है कि कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है, वो देखना। कंट्रोल मैनेजमेंट अगर इंडिया में होगा तो वो वाली इनकम ओआर के केस में और एनओआर के केस में टैक्सेबल होगी, एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। यहां पे ऐसा कर देता हूं। और कंट्रोल मैनेजमेंट भी बाहर है तो पहले वाले में बस टैक्सेबल होगा, आखिरी के दो में नहीं होगा टैक्सेबल। आ गई बात समझ में। फोर्थ, एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम के नाम के आगे लिखना लिस्ट नंबर 2, एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं होती, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लेने से मना कर दिया। एग्जेम्प्टेड, जैसे एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, तो मैं भी ये जैसे इनकम एक्रूड इन इंडिया और एग्जेम्प्टेड इनकम के आगे लिस्ट नंबर 1 2 लिखा हूं ना, अभी इसका नाम लिखवाऊंगा आपके, इसके अंदर क्या क्या आता है करके, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर लिखो पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ये भी किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं होगा। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये भी किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं होगा। सिक्स्थ, अदर इनकम। अदर इनकम लिखना, दैट इज अदर देन 1 to 5, मतलब ऐसी कोई भी इनकम जो 1 से लेकर 5 तक कवर नहीं हो रही है तो उसको सिर्फ पहले वाले में टैक्सेबल करेंगे, बाकी दो में नहीं करेंगे। अब हमको क्या करना है, इसका टोटल लगा देना है। ये जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, टोटल इनकम। ये हो गया। ये अगर आपको याद है 6 पॉइंट, ये फॉर्मेट, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे नहीं बनेगा। ये याद कर लिए, मतलब सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएंगे। हो गया, नोट कर लिए। अब एक एक करके समझे सारे पॉइंट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड, इससे आप क्या समझते हो? रिसीव का मतलब होता है प्राप्त। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया को अगर हिंदी में बोलूं तो लिखेंगे भारत में प्राप्त आय। प्राप्त मतलब होता है रिसीव, ध्यान से समझना।
अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में कुछ काम कर रहे हो और इंडिया में ही आपने कुछ काम किया तो आपको यहां पर सामने वाले ने पेमेंट कर दिया, तो ये इनकम इंडिया में जनरेट भी हुई है और इंडिया में रिसीव भी हुई है। नेक्स्ट, आपने इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट किया या कुछ भेजा, अपनी सर्विस दी सामने वाले को, कहां पे, अमेरिका में, या इंडिया है या अमेरिका है। सामने वाला आपके अकाउंट में, यहां से अमेरिका में ही, अमेरिका से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया पैसा, आपके हाथ में लाके नहीं दिया, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे। रिसीव का मतलब होता है वो इनकम आपके कंट्रोल में आ गई, चाहे वो आपके हाथ में ही आके लाके दे दे या फिर आपके अकाउंट में डलवा दे, उसका मतलब भी होता है रिसीव्ड इन इंडिया। आ गई बात समझ में? अब एक चीज ध्यान से देखना, रिसीव्ड इज नॉट इक्वल टू रेमिटेड। रिसीव्ड और रेमिटेड, आपको क्वेश्चन में कहीं कहीं पे रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा, रेमिटेड। रिसीव का मतलब होता है हिंदी में प्राप्त, और रेमिटेड का मतलब होता है भेजना, भेजना। दोनों में फर्क है। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो पहले आपको इनकम रिसीव होती है, प्राप्त होती है, उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते चलो, ये अमेरिका का आदमी है, ये अपना इंडिया का आदमी है, ये अमेरिका गया, यहां पर रहता है और कुछ काम कर रहा है, तो इसने इसको इनकम दे दी, जो भी इसकी इनकम थी दे दी, तो रिसीव हो गई उसको वहीं पे। अब ये आदमी क्या कर रहा है, इसका कोई बंदा था, अपनी इनकम किसको दिया, इसको दिया, और ये आदमी इनकम को लेके क्या आया, इंडिया आ गया। तो इसने इनकम रिसीव कहां कर लिया, अमेरिका में, उसके बाद भेज दिया किसके हाथ से, किसी अपने बंदे के हाथ से भेज दिया, तो इसको बोलेंगे रेमिटेड। या कोई किसी आदमी के हाथ से नहीं भेजेगा तो हो सकता है कि रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद में अपने अकाउंट में इंडिया में डलवा दिया उसने, तो पहली बार कंट्रोल में कब आ गई उसके इनकम में, अमेरिका में ही आ गई थी कंट्रोल में, तो रिसीव अमेरिका में हुई है। बाद में उसको अपने खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब वो भेज रहे पैसा, रिसीव नहीं हो रही इंडिया में उसको इनकम। आ गई बात समझ में? तो रिसीव करना मतलब इनकम का फर्स्ट टाइम आपके कंट्रोल में आना। ठीक, जैसे आप यहां पर हो, सामने वाला बंदा अमेरिका में बैठा है, वो आदमी आके आपसे यहां पर सर्विस लेके गया, पेमेंट भी यहीं करके चला गया, तो भी क्या हो गया, रिसीव इन इंडिया। हम अभी बात इनकम जनरेट कहां से हो रही उसकी नहीं कर रहे, इनकम रिसीव कहां हो रही हम उसकी बात कर रहे। ठीक है, और रिसीव और रेमिटेड वर्ड दोनों सेम नहीं होता है, इतना याद रखना। तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अगर आपको पता करना है कि इनकम इंडिया में रिसीव हुई है कि नहीं हुई है, तो साफ साफ लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिखाया था ना, आप लोगों को दिखाया था कि नहीं, क्वेश्चन क्या लिखा था, पढ़ो, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान, बिजनेस कहां चल रहा है, ईरान में, लेकिन इनकम रिसीव कहां हो गई है, इंडिया में। तो बस बात खत्म, पहले पॉइंट में कवर करेंगे उसको। अब बात आती है इनकम एक्रूड इन इंडिया। इनकम एक्रूड इन इंडिया, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये इंडिया है, इंडिया से इनकम का पैदा होना या इंडिया से इनकम का जनरेट होना, इनकम को क्या बोलेंगे, एक्रूड इन इंडिया। तो आपका अगर बिजनेस इंडिया में चल रहा है तो बताओ उस बिजनेस से होने वाली इनकम इंडिया में एक्रू होगी कि नहीं होगी, होगी। आपका कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इंडिया के किसी कंपनी में या कहीं पे, उससे अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो इंडिया में एक्रू कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। मतलब ऐसी कोई भी इनकम जिसका सोर्स का कनेक्शन इंडिया से है तो वो इनकम क्या होगी, एक्रूड इन इंडिया कहलाएगी, भले वो रिसीव कहीं पर भी हो फिर पूरे दुनिया में। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंडिया में एक मकान है और आप रहते हो कहां पे, अमेरिका में। ठीक है, अब इंडिया वाले मकान को आपने किराए में देके रखा हुआ है, तो सामने वाला जो किराया है ना वो आपके अकाउंट में डाल देता है, तो रिसीव कहां हो रही है इनकम, वहां, लेकिन जनरेट कहां से होके जा रही है, इंडिया से। तो ऐसी इनकम को हम एक्रूड इन इंडिया बोलते हैं। तो इसकी है ना कुछ लिस्ट लिखवाने वाला हूं आप लोगों को, क्योंकि कुछ कुछ नाम तो समझ में आ जाएगा देख के, लेकिन कुछ कुछ चीजें कंफ्यूज करती है।
तो लिस्ट नंबर 1 लिखेंगे, लिस्ट 1 इनकम accrued in India, income accrued in India, पहला इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया। देखो थर्ड नंबर का पॉइंट जो था ना अभी अपने ये टेबल में, इसमें भी तो बिजनेस की इनकम के बारे में लिखे, लेकिन ये कौन सा बिजनेस था? ये बाहर वाले बिजनेस की बात है। अगर इनकम, अगर बिजनेस इंडिया में है तो वो कहाँ कवर्ड है? पॉइंट नंबर 2 में कवर्ड है वो, क्योंकि उससे होने वाली इनकम इंडिया में एक्रू है। अच्छा एक चीज बताओ, एक सिंपल सा लॉजिक पूछ रहा हूं, अगर वो इनकम एक्रू भी इंडिया में हो रही है और रिसीव भी इंडिया में हो रही है तो 2 बार लोगे? एक्रू भी इंडिया में हो रही है और रिसीव भी, तो आप किसी भी एक पॉइंट के आधार पर ले लिए तो दूसरे पे डबल डबल लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इनकम इंडिया में एक्रू हो रही है या फिर रिसीव हो रही है तो या तो रिसीव के हिसाब से तीनों में ले लो या फिर एक्रू के हिसाब से तीनों में ले लो। आ गई बात समझ में? उसको 2 बार मत लेना, रिसीव भी हुई तो आप उसको दो और एक्रू भी हुई तो उसमें भी आप टैक्स दो, ऐसा नहीं है। किसी भी एक के हिसाब से आपको जोड़ना रहेगा, ठीक है। सेकेंड, इनकम फ्रॉम एसेट, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इनकम फ्रॉम एसेट या प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी एसेट इंडिया में है, आपकी एसेट कहां है? एसेट समझते हो ना, वो इंडिया में है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है। एसेट और प्रॉपर्टी नॉर्मली एक ही चीज होती है, मैंने अलग अलग लिख दिया। इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में करके रखा हुआ है या इंडिया की किसी कंपनी में करके रखा हुआ है, तो उससे होने वाली इनकम को हम क्या मानेंगे? एक्रूड इन इंडिया मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एसेट या प्रॉपर्टी, मतलब मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, आपका मकान कहाँ है? इंडिया में, और आपको किराया कहाँ मिल रहा है? बाहर में, तो एक्रूड इन इंडिया हो जाएगा। दूसरा, आपके पास एक जमीन थी, जमीन को आपने बेच दिया, 10 में खरीदा था 12 में बेच दिया, तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? तो एसेट कहां थी? इंडिया में ही थी। इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के शेयर में, तो वो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, लाभांश दे रही है। या फिर आपने किसी बैंक में एफडी करा के रखा इंडिया की बैंक में और आपको वहां से क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है, तो वहां से होने वाली इनकम हमारे लिए एक्रूड इन इंडिया कहलाएगी। थर्ड लिखो, इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन। देखो सैलरी मतलब क्या होता है? जब हम नौकरी करते रहते तो हमको वहां से जो मिलता है उसको सैलरी बोलते हैं। और पेंशन किसको बोलते हैं? नौकरी खत्म हो जाती है तो बाद में जो मिलता है उसको अपन बोलते हैं पेंशन। तो यहां पर मजे की बात यह है कि आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय था कि अदर एम्प्लॉय था। क्या देखना पड़ेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय था कि अदर एम्प्लॉय था। सामने वाला बंदा क्या था? गवर्नमेंट एम्प्लॉय था कि अदर एम्प्लॉय? गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होगा ना तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हो मिलेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और क्वेश्चन साइलेंट है तो आप क्या समझोगे? अदर है। क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी काम करेगा
तो भी ये मान लिया जाएगा कि वो क्या है, एक्रूड इन इंडिया है उसकी इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंडिया की गवर्नमेंट ने अमेरिका भेज दिया काम करने के लिए, जाओ वहां जाके काम करो, तो सर्विस इंडिया में दिया क्या, नहीं, वो तो सर्विस कहां दे रहा है, अपनी वहां दे रहा है, तो उसकी इनकम को हम एक्रूड इन इंडिया ही मानेंगे। इनकम टैक्स में एक मानने वाला प्रोविजन होता है, डीमिंग प्रोविजन बोलते हैं जिसको, डीम्ड प्रोविजन, मतलब ये मान लिया जाता है। मानते मानते किस चीज को है, जो चीज नहीं होते। मान लो आपके बाजू में एक लड़का बैठा है और डर जाएगा बेचारा, कौन बैठा है, नहीं है, कोई नहीं बैठा, लेकिन मैं बोल रहा हूं मान लो। मानते किस चीज को है, जो चीज नहीं होती उसी को मानते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में काम कर रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, तो वो एक्रूड इंडिया हो गई। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर विदेश में भी जाके काम करता है तो भी उसकी इनकम को क्या मान लिया जाता है कि वो इंडिया में काम किया, तो एक्रूड इन इंडिया मानेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे इसके अंदर, ऑलवेज एक्रूड इन इंडिया whether place of service is India or outside India। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इनकम को हमेशा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इनकम मतलब सैलरी या पेंशन को हमेशा क्या मानना है, ऑलवेज एक्रूड इन इंडिया मानना है, चाहे उसकी प्लेस ऑफ सर्विस इंडिया हो चाहे इंडिया के बाहर। ठीक है, और अगर अदर एम्प्लॉय होगा तो एक्रूड इन इंडिया only if place of service is in India। अदर एम्प्लॉय अगर होगा तो वो अगर केवल इंडिया में काम करेगा तभी उसकी सैलरी या पेंशन को हम क्या मानेंगे, एक्रूड इन इंडिया माने, नहीं तो नहीं मानेंगे। मान लो कोई दूसरा एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय मतलब नॉन गवर्नमेंट वाला, वो इंडिया के बाहर गया, अब उसकी कंपनी ने भेजा था उसको अपने काम से, वहां जाके काम कर रहा है, तो मतलब इंडिया में सर्विस नहीं दिया उसने, तो उसकी इनकम को एक्रूड इन इंडिया नहीं मानेंगे अपन। क्लियर है? तो मैंने अभी कितने पॉइंट लिखवा दिए आप लोगों को, 1 2 3 पॉइंट लिखवा दिए, चौथा पॉइंट लिखो। इंटरेस्ट और लोन ऑब्लिक रॉयल्टी ऑब्लिक फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इंटरेस्ट ऑन लोन, रॉयल्टी या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो पहले तो ये तीनों का मतलब समझते हैं क्या है। देखो, पहले अपन समझते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या होता है, ये आप हो, आपने किसी को लोन देके रखा है, आपने क्या दिया, सामने वाले को लोन दिया है। अब लोन दिया तो सामने वाला आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, तो इसी इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बोलेंगे। और ये आपके लिए क्या है, इनकम है। हमको अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करनी है, ये सामने वाले को आपने लोन दिया है, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट और लोन जो है आपके लिए इनकम है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट, अब आपने सामने वाले को लोन नहीं दिया है, अपनी कोई एसेट यूज करने के लिए दिया है फॉर प्रोडक्शन पर्पस। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना पेटेंट दे दिया किसी को यूज करने के लिए, कॉपीराइट यूज करने के लिए दे दिया, तो सामने वाला उसको यूज करेगा और आपको क्या पे करेगा,
रॉयल्टी ये पे करेगा। तो रॉयल्टी आपके लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। नेक्स्ट, आप कोई इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो या कोई प्रोफेशनल पर्सन हो, सामने वाले को आपने टेक्निकल सर्विसेज दी, सामने वाले को क्या दिया आपने, टेक्निकल सर्विसेज। सामने वाला आपको क्या करेगा, उसके बदले फीस देगा, तो उसको बोलेंगे फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ये तीन नाम मैंने बताया, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ये तीनों ही के लिए एक ही रूल चलता है, इसलिए मैंने एक ही जगह और करके लिख दिया उसको। ठीक है, 3 पॉइंट ना बना के एक ही जगह लिख दिया उसको। अब क्या होगा समझना। अब आप ये हो, आपने मान लो, अब मैं एक ही चीज के लिए बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा हूं, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए भी सेम चीजें चल रही है ना। आपने किसी बंदे को लोन दिया, सामने वाला बंदा या तो गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, या फिर सामने वाला रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हो सकता है। आई बात समझ में। अभी दो कंडीशन लिखूंगा, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जिसको आपने लोन दिया है वो क्या है, गवर्नमेंट है, जिसको आपने लोन दिया है वो क्या है, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर सामने वाला बंदा कौन है, गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट को आपने लोन दिया है, तो जब आपको उससे ब्याज मिलेगा, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब आपको उससे ब्याज मिलेगा ना, तो इस ब्याज को हमेशा क्या मानेंगे, ऑलवेज एक्रूड इन इंडिया। अभी लिखवाऊंगा इसका, अभी समझ लो पहले। आपने किसी को लोन दिया और सामने वाला बंदा कौन है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब सरकार है। तो आपने लोन दिया तो गवर्नमेंट अब आपको क्या देगी, उसके बदले इंटरेस्ट देगी। तो ये इंटरेस्ट को एक्रूड इन इंडिया तभी मानेंगे, कब मानेंगे, हमेशा मानेंगे, हमेशा। इसमें 2-5 करना ही नहीं है, हमेशा गवर्नमेंट से मिल रहा है ब्याज मतलब एक्रूड इन इंडिया। नेक्स्ट, सामने वाला बंदा गवर्नमेंट नहीं है, अब वो कोई रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। वो रेसिडेंट भी हो सकता है और कौन हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। उससे अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो लिखना यहां पर एक्रूड इन इंडिया ओनली इफ लोन अमाउंट is utilized in business in India। एक्रूड इन इंडिया तभी मानेंगे जब ये लोन का पैसा जो है, लोन का पैसा ये कहां यूटिलाइज हो रहा है, ये किसी ऐसे बिजनेस में यूज हो रहा है जो बिजनेस कहां चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, तब उसको एक्रूड इन इंडिया मानेंगे। मतलब मैं अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं, ओनली इफ बिजनेस कनेक्शन इज विथ इंडिया, ऐसा लिख सकता हूं, बिजनेस कनेक्शन इज विथ इंडिया। आ गई बात समझ में। बिजनेस कनेक्शन इंडिया से अगर होगा तो फिर हम वो जो ब्याज मिल रहा है उसको क्या मान लेंगे, एक्रूड इन इंडिया मान लेंगे। चलो इसके अंदर का रूल लिख लेते हैं जल्दी से, बस ये टॉपिक बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो आप ऐसा फ्लो चार्ट बनाओगे, रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। ऑलवेज accrued in
इंडिया, तो लिखोगे accrued in India only if business connection is with India। हो गया। ये 4 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, एक्चुअली 4 नहीं है, 4 से ज्यादा पॉइंट है, मैंने कुछ कुछ पॉइंट को मिक्स कर दिया, इसलिए आपको पॉइंट कम दिख रहे हैं। तो ये हो गया रूल पूरा किससे रिलेटेड, इनकम एक्रूड इंडिया, मतलब लिस्ट नंबर 1। अब अपन बात करेंगे लिस्ट नंबर 2 की। लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 2, एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम इसको बोलते हैं कर मुक्त आय। एग्जेम्प्टेड इनकम को हम क्या बोलते हैं, कर मुक्त आय। ऐसी इनकम जिसके ऊपर गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेती है, उसको क्या, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है, मतलब कोई गवर्नमेंट ही तो टैक्स लेती है और कोई थोड़ी टैक्स लेता है हमारे से। टैक्स फ्री इनकम है ना, एग्जेम्प्टेड इनकम मतलब इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल, लिख लो, या इनकम विच इज फ्री फ्रॉम टैक्स। इनकम विच इज फ्री फ्रॉम टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहला पॉइंट लिखना है इसमें, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया। अब कभी कभी आप लोगों को जो चीज नहीं लिखा है वो भी समझना पड़ेगा। अब एग्रीकल्चर इनकम तो विदेश से भी हो सकती है, वो टैक्सेबल है। यहां पर किसकी बात लिखी हुई है, इंडिया की लिखी हुई है, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर इनकम के अंदर है ना, एक समझने वाली बात ये है, लिख लो यहां पे, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया से है तो ये क्या होगी, एग्जेम्प्ट। और एग्रीकल्चर इनकम अगर आउटसाइड इंडिया है तो इस केस में आपको देखना पड़ेगा इनकम रिसीव कहां हो रही है। हाँ, एग्रीकल्चर इनकम फिर रिसीव कहां हो रही है, यहां लिखोगे इफ रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये ओआर में भी जाएगा, एनओआर में भी जाएगा और एनआर में भी जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि रिसीव हो रही है इंडिया में। और इफ नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, समझना, इनकम एग्रीकल्चर इनकम जो बाहर की है वो इंडिया में रिसीव नहीं हो रही है, तो जो अदर वाला जो पॉइंट है ना, लास्ट वाला अदर वाला, ये देखो, अदर में सिर्फ एक में जाता है। मतलब अदर मतलब क्या है मालूम है, 1 से लेकर 5 तक के पॉइंट जो कवर्ड नहीं है वो सीधा कहां जाएंगे, अदर में। तो सिर्फ ओआर में बस लोगे उसको। आ गई बात समझ में, अनुमेश, कोई डाउट नहीं। ओआर एनओआर याद रखना है, वो स्टार्टिंग में 1-2 मतलब क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी,
फिर बाकी और कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन बनाते समय तो रूल को सामने रखना है, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर बिना रूल देखे बनाना है। स्टार्टिंग में सबको रूल देख के ही क्वेश्चन बनाना है। हो गया। तो एग्रीकल्चर इनकम जब भी आएगा ना, तब आपको ये दिमाग लगाना है, इंडिया से अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जेम्प्ट, इंडिया के बाहर से तो देखना है रिसीव कहां हुई। इंडिया में अगर रिसीव हो रही है तो पहले पॉइंट में कवर्ड है, तीनों में जाएगा। और इंडिया में रिसीव भी नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में नहीं चल रहा है, तो एक्रू भी नहीं हो पाएगी इंडिया में, तो उसको सिर्फ कहां लेंगे, ओआर में भर लेंगे। नेक्स्ट लिखो एग्जेम्प्टेड इनकम के अंदर में सेकेंड पॉइंट, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। अच्छा, रिश्तेदार क्या किसी को भी रिश्तेदार बना लोगे क्या आप? ऐसा नहीं है। हम जब एक चैप्टर आएगा आगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नाम का, उसमें मैं रिलेटिव वर्ड का मतलब बताऊंगा कि इनको ही रिलेटिव मान सकते हो, दूसरे को रिलेटिव नहीं मान सकते। उनसे अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है, इनकम टैक्स वाला ही बताएगा ना रिलेटिव कौन है आपके, आप नहीं बताओगे। ठीक है, उन रिलेटिव लोगों से अगर गिफ्ट मिल रहा है तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। थर्ड, आप लोगों को मालूम है ना पार्टनरशिप बिजनेस होता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि जब सब काम वाम हो जाता है तो आखिरी में पार्टनर लोगों को प्रॉफिट का शेयर बंटता है, पता है। जैसे फर्म ने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, 2 पार्टनर थे तो 50-50 हजार बांट दिए। तो पार्टनर के एंड की अगर बात करूं तो पार्टनर के एंड पे वो 50,000 एग्जेम्प्ट होगा। क्यों होगा समझना। मान लो ये फर्म है, इसमें 3 पार्टनर है ए, बी और सी। फर्म को मान लो 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ और इनका इक्वल शेयर था, इक्वल शेयर मतलब बराबर बराबर बांटते थे। तो तीनों भाई के हिस्से में कितना आएगा, 40-40 हजार आएगा। तो ये 1,20,000 जो है ना, ये कैसे आया था मैं पहले बता दे रहा हूं। मान लो इनकी इनकम 1,30,000 रुपए रही होगी, इन्होंने 10,000 रुपए क्या पे कर दिया है, टैक्स पे कर दिया है। तो बचा कितना, 1,20। मतलब 1,20 में ऑलरेडी फर्म टैक्स पे कर चुकी है, फर्म टैक्स पे कर डाली है इस 1,20 में। तो ये जो 1,20 बच रहा है ये ऑलरेडी टैक्स पेड इनकम है। पार्टनर लोगों को जो भी बटता है ना, आफ्टर टैक्स वाली इनकम बटती है, बिफोर टैक्स वाली नहीं बटती है। तो ये 1,20 जब ए को मिला, बी को मिला, सी को मिला, तो ये जो 40-40 इनके हिस्से में आओ तो ऑलरेडी टैक्स पे हो क्या, ये ना इनकम। तो इसलिए अब इस 40 के ऊपर ए से, बी से, सी से अलग से टैक्स और नहीं लिया जाएगा। और अभी हम बात कर रहे हैं ना फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनर को अगर पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट का शेयर मिलता है तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। क्यों, क्योंकि फर्म ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स दे दी होगी, हम ऐसा मानते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म से अगर प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। हम अभी लिस्ट नंबर 2 में सारी ऐसी इनकम की बात कर रहे हैं जो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, 4th नंबर लिखो, प्रोविडेंट फंड मैच्योरिटी अमाउंट। प्रोविडेंट फंड मैच्योरिटी अमाउंट मालूम है ना, जो एम्प्लॉय लोग होते हैं उनका पीएफ का पैसा कटता है। जब तक नौकरी में रहेगा तब तक क्या होगा, उसका पीएफ का पैसा कटता रहेगा। जब नौकरी से रिटायर हो जाएगा या नौकरी छोड़ देगा तो फिर क्या होगा, जो पीएफ का पैसा है उसको वापस मिलेगा, तो उसको बोलते हैं पीएफ का मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है, वो जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड के बारे में हम ज्यादा जानकारी सैलरी चैप्टर पढ़ेंगे तब लेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही याद रखो।
तो ये लिस्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई आप लोगों की। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़े तो एक बार फॉर्मेट देख लो आप लोग। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया अगर है तो तीनों में टैक्सेबल, इनकम अगर एक्रू हो रही है इंडिया में तो भी तीनों में टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड इनकम है तो किसी में भी टैक्सेबल नहीं होगी। थर्ड नंबर के पॉइंट में क्या लिखा है समझना, इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया, ऐसा बिजनेस जो इंडिया के बाहर चल रहा है तो उसका कंट्रोल मैनेजमेंट कहां है, इंडिया में। कंट्रोल मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो दो में टैक्सेबल होगा, और कंट्रोल मैनेजमेंट भी इंडिया के बाहर है तो एक में होगा, दो में नहीं होगा। आगे बात समझ में। पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं चलो। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं होगा। देखो एक आदमी है, वो इंडिया में नहीं रहता, इंडिया के बाहर रहता है इंडिया का लेकिन इंडिया के बाहर रहता है। ये हमारा प्रीवियस ईयर है 24-25, ये हमारा कौन सा साल है 24-25, हमारा सिलेबस यही है, ठीक है। 24-25 के हिसाब से भी सारी कैलकुलेशन करेंगे। मान लो ये आदमी कुछ 10-12 साल पहले इंडिया छोड़ के दुबई शिफ्ट हो गया, है ना। अब दुबई चला गया तो वहां पर इनकम टैक्स नहीं लगता, आप लोग जानते होंगे, नहीं भी पता तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, दुबई में इनकम टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। अब ये भाई क्या कर रहा है, इंडिया का है लेकिन इंडिया में नहीं रहता, कहां रहता है, दुबई में रहता है, और वहां इनकम कमा रहा है। अब कमाते 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 इसको कितने साल हो गए, 10 साल हो गए यहां रहते रहते। कितने साल हो गए, 10 साल से ज्यादा हो गए। अब इसने अच्छा करोड़ों रुपए कमा के इकट्ठा कर लिया, अब मन नहीं लग रहा है उसको, अब बोलता है मेरे को घर वापस आना है, मतलब इंडिया में आना है वापस, मैंने बहुत कमा लिया। अब ये भाई क्या इनकम छोड़ के आ जाएगा, पूरी अपनी कमाई हुई धन को लेके आएगा ना साथ में। अब बताओ दुबई में तो इनकम टैक्स का नियम है नहीं, तो उसने वहां पर जो इनकम कमाई होगी तो दुबई वाले टैक्स लिए होंगे क्या उससे, वहां तो इनकम टैक्स का सिस्टम ही नहीं है। अब ये इनकम को लेके सिर्फ बैग में पकड़ के एक तो सूटकेस बनाया, पूरा पैसा भरा, उसको लेके कहा आया, इंडिया में आया। कब आया, प्रीवियस ईयर में आया। तो क्या होगा, अब वो लाइन को वापस पढ़ो। पास्ट, पास्ट मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के साल। अनटैक्स्ड मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगी थी। किसके ऊपर नहीं लगी थी, फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अगर ऐसा ये लाइन एज इट इज लिखी हुई मिलेगी, मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन आप लोगों को, पढ़ो लास्ट वाला पॉइंट क्या है। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10,000 रुपए, पहले कमा के रखा था, सिर्फ इंडिया लेके आ रहा है प्रीवियस ईयर। तो ऐसे पॉइंट को क्या करेंगे, किसी में भी नहीं लेंगे, किसी में भी नहीं लेंगे, क्योंकि पहले कमा के बैठा है। उसके बाद बात करेंगे अदर इनकम। अदर इनकम मतलब ऐसी इनकम जो ना तो इंडिया में रिसीव हुई, ना ही इंडिया में एक्रू हुई, ना ही वो बिजनेस इंडिया के बाहर चल रहा है, ना ही वो एग्जेम्प्टेड इनकम है, ना ही पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम है। तो ऐसी इनकम को हम क्या करेंगे, अदर इनकम मान लेंगे। अदर इनकम मतलब उसकी सिर्फ एक में लेंगे, दो में नहीं लेंगे। ये टॉपिक खत्म, खत्म मतलब रूल वाइज खत्म। अब फॉर्मेलिटी क्या बची है, क्वेश्चन बना बना के देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन बनवाऊंगा पूरे। तो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में जाने के पहले आप लोगों से एक एक्टिविटी करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने मैं स्क्रीन पे रख रहा हूं, ये गलत बनाओ सही बनाओ कैसा भी बनाओ आपकी मर्जी, एक बार ट्राई जरूर करो। रूल आप लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है, आधा अधूरा लिखे हो कि पूरा लिख लियो। मैं एक काम कर रहा हूं, पहले रूल को ग्रुप में भेज रहा हूं, ये जो मैंने अभी लिखवाया, ठीक है। आप लोग इसको फेयर कर लेना। भेज दिया ना मैं। अब आप लोग क्या करोगे,
उसी रूल को भी देखते देखते ये जो क्वेश्चन मैंने सामने रखा है ये आप लोग ट्राई करो। बाकी फेयरली तो मैं कल के क्लास में बताऊंगा, मतलब अच्छे से फेयर में आप लोगों को कैसे लिखना है, कैसे ये क्वेश्चन अगर आ गया तो 15 नंबर का क्वेश्चन है ये, बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगता है 15 नंबर का। आप अनसॉल्व खोल के देख लो पिछले 10 साल का, 8 साल में कंटिन्यू आया होगा ये ऐसा क्वेश्चन 15 नंबर का। और मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बहुत अच्छे नंबर भी दिला सकता है, फेल होने वाले को पास करा देता है। ये ऐसा यूनिट है और ऐसा टॉपिक है ये। तो अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।